नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आज से लगभग 4 से 6 महीने पहले कैसा भारत न्यूज पर हमने एक दतिया जिले के सियोड़ा के सनकुआ धाम जिसे तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व भारतवर्ष में, उसके ऊपर एक स्टोरी की थी जो सिंधु नदी पर बना हुआ है सनकुआ धाम। उस दौरान जब हम सनकुआ धाम के ऊपर स्टोरी कर रहे थे, वहाँ के इतिहास को बता रहे थे, वहाँ के बारे में बता रहे थे, तब हमारे सामने एक ऐसा बात सामने आई थी कि वहाँ पर एक गौमुख है जिसमें बताया गया था कि गौमुख से जो जल आ रहा है, जो पानी आ रहा है, उसका स्रोत दतिया जिले के ही नगर भांडेर के एक सोन तलैया से है, जो एक पहाड़ पे बना हुआ सोन तलैया है। एक छोटा सा कुंड है पहाड़ के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर, उस कुंड से उसका ताल्लुक है। और इसका प्रमाण इस बात से था कि बताते हैं कि इस सोन तलैया से एक ऋषि ने, एक संत ने एक लोटा डाला था, जो लोटा सनकुआ धाम गौमुख पे निकला था जाकर, जिससे ये साबित हुआ था कि इसका कहीं ना कहीं स्रोत या इसका कहीं ना कहीं सीधा संपर्क सनकुआ धाम से है। तो आज मैं आपको उसी सोन तलैया पर लेकर आया हूँ भांडेर की, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक सोन तलैया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर हम दिखाएं, पीछे पूरा भांडेर नगर दिखाई दे रहा है और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं। इतने ऊंचे पहाड़ पर एक छोटा सा कुंड कैसे बना, कैसे ये सोन तलैया बनी, इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या विशेषता है, कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इस सोन तलैया से जुड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से एक एक करके क्रम टू क्रम हम आपको बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमारे इस एपिसोड से इस क्षेत्र की इस रोचक जानकारी से पूरी तरीके से परिचित हो जाएं। और साथ साथ हमारा मकसद ये भी है कि ये वो क्षेत्र हैं बुंदेलखंड के जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल भी साबित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक उदासीनताओं ने पिछले समय से अभी तक और यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम मानसिकता के चलते ऐसे पर्यटन स्थलों को गुप्त रखा है। इनका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, इनको जितना सामने आना चाहिए था, उतना नहीं आ पाए, उपेक्षा के शिकार रहे। हमारी कोशिश है कि हम इन सारे पर्यटन स्थलों को, ऐसे तीर्थ स्थलों को, ऐसे रोचक स्थलों को आपके सामने लाएं और इनके बारे में एक एक बात बताएं, क्योंकि बुंदेलखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की घोषणा भी हुई है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, और जैसा हम सभी जानते हैं, हमने कई एपिसोड में आपको बताया भी है कि नोएडा एक आधुनिक नगर है, वहाँ पे कंक्रीट का जाल है। अगर वहाँ पे किसी पौराणिक या किसी प्राचीन या प्राकृतिक स्थल की अगर हम शूटिंग करना चाहें तो ऐसा वहाँ कोई सेटअप नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको बुंदेलखंड, जो आसपास नोएडा के सबसे पास क्षेत्र है बुंदेलखंड, यहीं पे ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्टोरियों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को भी उजागर करें, ताकि ऐसे क्षेत्रों का पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े, नौजवानों को फिल्म सिटी से रिलेटेड या इस जिनके अंदर ऐसी क्वालिटियाँ हैं एक्टिंग की, गाने की, सिंगिंग की आदि की, उनको भी ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र के लोगों को भी मौका मिले। तो चलिए, आज हम पहुंच गए हैं सोन तलैया और अब हम आपसे यहाँ की एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहीं सोन तलैया के जो देख रेख करता है, यहाँ रहते हैं उनसे, और वो आपको यहाँ के बारे में एक एक बात बताएंगे।
किया था सोन तलैया का। हम लोग सोन तलैया पर ही मौजूद हैं और यहाँ हमारे बीच एक जो यहीं पर रहते हैं, लगभग 5-6 साल से उनका निवास स्थान इसी स्थान पर है, अनिल त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो यहाँ के इतिहास से काफ़ी हद तक रूबरू हैं, काफ़ी परिचित हैं, उनको मालूम है यहाँ के बारे में। तो चलिए हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं और जानते हैं सोन तलैया और इधर के आसपास के ऐतिहासिक जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उनके बारे में, कि क्या है सोन तलैया का राज, कहाँ से ये सोन तलैया इतने ऊपर कैसे बनी, क्या इसका संबंध है इतिहास के साथ। नमस्कार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि ये सोन तलैया आखिर इतने ऊंचे पहाड़ पर, सबसे पहले तो बताइए बनी कैसे, क्या इसका ताल्लुक है इतिहास से, और ये पानी ऐसा ही है कई वर्षों से या कम होता है या कभी सूखता भी है, या क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। नहीं, इसका पानी कभी सूखता नहीं है। दूसरी बात, महाभारत काल से इसे हवन कुंड की उपाधि दी गई। तो ये हवन कुंड रहा है जिसमें सनकुआ का जो जिक्र आता है, इसी से उसकी गौमुख इसी के स्रोत से है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो सियोड़ा में सनकुआ धाम सिंधु नदी पर बना है, वहाँ एक गौमुख है, हमने पिछली स्टोरी में दिखाया था, उसका ताल्लुक यहाँ वहाँ बताया भी गया था, जैसा कि इस सोन तलैया से एक लोटा डाला गया था और वहाँ निकला था। क्या ये घटना सत्य है क्या? ये सत्य है, हालांकि मेरी आंखों देखी नहीं है, लेकिन पूर्वज लोगों की कथा अनुसार है। और इसकी महत्ता ये मानी गई है कि यहाँ जो पुराने संत रहे हैं, पीताम्बर दास जी महाराज, जिनका कि मैं आपको फोटो देखूँगा जी, उसके बाद एक भट्टी वाले महाराज रहे जी, जिन लोगों ने यहाँ तप किया। दूसरा, नगर और प्रदेश द्वारा जी इस स्थान की अनदेखी रही पूरी तरीके से। आपका मतलब है कि जो भांडेर का नगर प्रशासन है, हाँ, या जिला प्रशासन है, या यहाँ का जो नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया, उसके ऊपर कोई ऐसा जो करना चाहिए था, जो लोगों का इतना जिससे लगाव है लोगों का, एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, उस पर कभी भी कोई किसी तरीके का कार्य नहीं किया गया। अच्छा, इससे पहले कभी यहाँ जिला प्रशासन के लोग या प्रदेश शासन के लोग या कोई ऐसे लोग कभी यहाँ मुआयना करने आए हैं? पिछले 3 साल में 2 बार पुरातत्व विभाग से लोग आ चुके जी, फोटो नापा तौली अपने लेवल पे वो करके, लेकिन आज तक उसका कहीं कुछ मेन रूप से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, लोकल का जो यहाँ पे नेतृत्व है अपना यहाँ के, क्या कभी आप लोगों के माध्यम से या यहाँ के नेतृत्व के माध्यम से क्या प्रदेश स्तर का जो शासन है उसको यहाँ के बारे में लिख के दिया गया, कभी उनसे मांग की गई कि इतने ऐतिहासिक स्थल को, इतने धार्मिक स्थल को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ का भांडेर का अपना एक पर्यटन भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले? क्या इसको लेकर कभी पहल की गई आप लोगों की? पर्यटन की दृष्टि से नगर पालिका द्वारा यहाँ देखो पार्क बनाया जा रहा है, उनने अभी पहल की है पिछले 2 साल से। इसके पहले जो पुरातत्वविद आए, उन्होंने बताया यहाँ की जो मठ दिखाई दे रहा है वो मुगल कालीन दर्शाता है जी, और उसकी जो पुरानी कथा अनुसार शंकर जी का मंदिर कहा जाता था उसे जी, वो ग्रीन कलर जो पीछे हमारे ऊपर पहाड़ पे दिखाई दे रहा है, ये शंकर जी का मंदिर हुआ करता था पहले। अभी वर्तमान में मजार है, ये वर्तमान में मजार है जी, लेकिन मुगल कालीन कब क्या हुआ है वो अपने पास कोई रिकॉर्डेड जानकारी नहीं है जी। रिकॉर्डेड यहाँ तक ये अपना झांसी में लक्ष्मीबाई के टाइम जी, लक्ष्मीबाई ने कालपी जी जाने का रास्ता तय किया था जी, उनका यहाँ 1 दिन का विश्राम जी, इसके बाद वो कालपी। आपका कहने का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई ने जब 1857 में पहली अपनी क्रांति हुई थी देश की, तो उस दौरान झांसी की रानी जब मदद के लिए जा रही थी कालपी और ग्वालियर, तो उस समय कालपी का जो कालपी का जाने का उनका था, उस बीच 1 दिन के लिए यहाँ पे रुकी, विश्राम किया था, विश्राम था जी, और यही कुंड से उनका नहाना धोना रहा है 1 दिन का जी। इसके बाद यहाँ चंद्रशेखर आजाद भी कुछ दिन रहे हैं, जो कि आगे गुफा है जी जी, हुआ है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि
झांसी की रानी के टाइम पे यानी 1857 से भी पहले चंद्रशेखर आजाद का भी आना जाना रहा। चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ रुक चुके, अपना समय बिता चुके। और इधर आगे गुफा है जो जहाँ हनुमान जी का मंदिर है आज मौजूद, छोटा सा, और गुफा के अंदर आज भी सिद्ध बाबा का स्थान है कहते हैं। वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना गुप्त रूप से समय बिताया था। जी। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ के इस बारे में जानकारी मिली है कि यहाँ किसी संत का आश्रम रहा है, कई संतों के आश्रम रहे हैं जो जिनका इतिहास से संबंध है। महाभारत के काल से भी इसके बारे में जिक्र किया गया कि संत इस सोन तलैया का कोई संपर्क महाभारत समय से भी है। तो वो थोड़ा सा इतिहास आप उसका एक जीता जागता उदाहरण चतुर्राज मंदिर है जी, जो मूर्ति यहीं से कच्चे सूत में बन के आई थी जी, और वो मूर्ति का कुछ दिन जी, नीचे हाजरा बेगम करके थी जी, जिनके यहाँ वो कई दिन तक रही। जी, फिर उनको स्वप्न दिया, जी, स्वप्न देने के बाद वो मंदिर में प्रतिष्ठापित है आज भी, चतुर्राज के मंदिर। जी, जी। आपका मतलब है यहाँ से एक मूर्ति निकली थी, क्या आप हमें बता सकते हो उस मूर्ति का वजन क्या रहा होगा? उस मूर्ति का वजन प्रेजेंट में 70 से 75 किलो है। दर्शकों, ये बहुत रोचक जानकारी है कि 70 से 75 किलो वजन की एक मूर्ति जिसे इसी सोन तलैया से निकाला गया था, वो भी सूत के धागे से। और वो मूर्ति आज भी कच्चे सूत के धागे से निकाली गई थी और आज भी नीचे मंदिर में प्रतिष्ठित है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें गंगा जमुनी तहजीब की बारे में बात करें तो हाजरा बेगम के यहाँ वो काफ़ी समय तक रही। जब उनको स्वप्न दिया कि वो मूर्ति आपको मंदिर में प्रतिष्ठित करानी है तो उसको मंदिर में रखवाया गया। और बताते हैं इसका संबंध यहाँ के एक जल विहार महोत्सव होता है, उससे भी कोई संबंध है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जल विहार भादों की 11 को जी, जल विहार महोत्सव किया जाता है, जिसमें कि लक्ष्मणवाला सरकार जो अंदर विराजित है जी, वो अपने विमान में जी, बैठकर इसमें 11 राउंड लगाते हैं, जी, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। जी, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पानी जी, अभी पिछले 5 साल पहले जो सूखा उखा पड़ा है जी, उसमें भी इसका पानी आज तक नहीं गया है, जबकि नीचे 150 फुट के हैंडपंप अपनी जगह से पानी छोड़ चुके हैं, लेकिन इसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे देखते हुए 2 बार इसका पंपों द्वारा डिवाटरिंग किया गया जी, जिसका नतीजा ये निकला कि टोटली खाली नहीं कर सके और कराने वाले और हम ही लोग सब असमर्थ हो गए। आखिर में एज इट इज कंडीशन छोड़ दी। जल विहार से उस मूर्ति का क्या ताल्लुक है? बताते हैं कि वो जल विहार जब मेला उठता है तो बताते बिना मूर्ति के हिले या उठे, ऐसा कोई जानकारी? उसका कनेक्शन ये रहा है कि जो चतुर्राज की मूर्ति निकली थी वो जिस दिन यहाँ जल विहार था जी, उसी दिन वो जो है स्वप्न द्वारा निकाली गई थी और उसके ठीक 11 दिन बाद, तो अगली 11 जो 15 दिन बाद आती है, उस दिन उनका वहाँ जो है जल विहार हो, जिसे लोग बाग जल झूली 11 भी कहते हैं। जी, लागत बहुत है। ये इसी से संलग्न है। इसी से संलग्न बगल में एक गढ़ का ताल के नाम की जगह, तालाब, प्राकृतिक तालाब टाइप की जगह है जी, जिसमें कि ये बताते हैं कि आला उदल भी जी। उसमें अखाड़ा करती रहती। तो दोस्तों, आपने देखा हमें त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी इस सोन तलैया के बारे में, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बताए जो अपने आप में रोमांचित कर देते हैं। और ऐसे ऐतिहासिक स्थल को कितना उपेक्षित रखा गया ये भी सोचकर अपने आप में एक आश्चर्य होता है। साथ साथ सोन तलैया के जस्ट ऊपर एक मज़ार बनी है, उसका भी इतिहास से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है जो आपके सामने रखा त्रिपाठी जी ने। आला उदल जैसे महान चरित्र जो हमारे बुंदेलखंड के नाम जिनका नाम ही बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध करने वाली बहुत बड़ी बात हो जाती है। बुंदेलखंड में अगर नाम लिया जाए बुंदेलखंड का, वो आला उदल के बगैर बुंदेलखंड अधूरा माना जाता है। उनका भी संबंध यहाँ इस भांडेर नगर से है, यानी भांडेर नगर कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक नगर है, एक प्राकृतिक दृष्टि से भी सुंदर नगर है और धर्म की दृष्टि से भी सुंदर नगर है। महाभारत काल से भी इसका बताते हैं गहरा ताल्लुक रहा है। बताते हैं पांडव ने एक बार इसी सोन तलैया पर आकर हवन किया था, इसे कुंड के रूप में स्थापित किया था। बाद में यहाँ पर सोन तलैया में जल का जो है भराव हो गया, जो जल आज भी जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि इसको
सूखा पड़ने के बाद भी जब खाली कराया गया कई बार तो इसका जल कभी कम नहीं हुआ। इसका दोस्तों आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी हैं, उनके साथ उस सोन तलैया के पास जिसका इतनी देर से हमने जिक्र किया, जिसके बारे में हमने चर्चा की, जिसके इतिहास को हमने आपसे परिचित कराया। चलिए अब हम सोन तलैया के पास लेकर चलते हैं और भी फिर जानकारी हम आपको साथ साथ बात करते रहेंगे, दिखाएंगे। यही दोस्तों वो सोन तलैया है जिसका इतिहास के इतने युगों पुराना संबंध है, जिसका आज भी यहाँ के लोगों को ये नहीं कन्फर्म है कि ये 100 साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी है या 500 साल पुरानी बात है। कोई महाभारत काल से इसे जोड़ता है, कोई इसको रामायण काल से भी जोड़ता है, झांसी की रानी के समय का भी इस इतिहास में इसका वर्णन है, चंद्रशेखर आज़ाद के समय का भी इसमें वर्णन है। कहने का मतलब ये है कि ये सोन तलैया अपने आप में इतिहास का वो पन्ना है जिसके जितने पेज पलट दिए जाएं उतने कम है। और सबसे रोचक बात, इस भांडेर नगर को पहले भी, आज दतिया जिले में आता है, इससे पहले भी कई दूसरे जिलों में सम्मिलित था। कई बार इसके जिले बदले गए और उसके बाद आज दतिया जिले में है। तो इन सब बारे में भी जानेंगे त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, जैसा अभी हमें जानकारी मिली थी कि इस भांडेर जनपद को, नगर को पहले आज दतिया जिले में है, पहले किसी और जिले में था, तो क्या इसका इतिहास से कोई संबंध है? थोड़ा सा आप बताएं। झांसी में रिकॉर्डेड है जी कि झांसी जिले में रहा जी। उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए भिंड जिले में रहा जी, और दतिया जिला बनने से पहले जी ये ग्वालियर जिले में रहा जी। ग्वालियर से अभी दतिया में है। कहने का मतलब है कि झांसी जनपद, झांसी के बाद भिंड, भिंड के बाद ग्वालियर और ग्वालियर के बाद दतिया, यानी 4 जिलों का भ्रमण करने के बाद भी भांडेर आज भी उपेक्षित है। इसका विकास, इसका डेवलपमेंट जहां था वहीं है। इसके ऊपर ना तो किसी भी प्रशासन द्वारा, ना ग्वालियर प्रशासन द्वारा, ना भिंड प्रशासन द्वारा, ना झांसी प्रशासन द्वारा और ना आज वर्तमान के दतिया प्रशासन द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये अपने आप में एक अद्भुत क्षेत्र है। इसका महाभारत से कितना गहरा ताल्लुक है, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, इसका महाभारत काल से कैसा संबंध है? महाभारत काल में यहाँ जो हमारे बुजुर्गों ने बताया जी, उस अनुसार कि इसे हवन कुंड की तरह उपयोग किया गया था जी। फिर जो राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी मुगल कालीन जी, उस टाइम पे यहाँ जो पीछे जो बिल्डिंग है जी, इस बिल्डिंग में घुड़साल, जैसे घुड़साल कहा जाता था जी, वो बनाई गई जी, जिसके कि अभी भी अवक्षेप पाए जा रहे हैं जी जी। इसको बादल बंगला के नाम से जाना गया है जी। और उस टाइम के अनुसार बादल किसी भी घोड़े का नाम रहा है, अच्छा, जिसके नाम पे ये रखा गया जी, इसका नाम जी। और उसके बाद जब मुगल कालीन हुआ, क्या क्या बदलाव हुए जी, तो जो बुजुर्गों के कहे अनुसार जी, इसका महत्व इतना है कि इसके जल का भी इतना महत्व माना गया कि पीताम्बर राज जी जो महाराज रहे जी, यहाँ अमावस का भंडारा होता है जी, उसमें घी कम पड़ा तो इसका पानी घी की तरह यूज किया गया। पानी को घी की तरह इस्तेमाल यूज किया महाराज। ये पौराणिक बहुत रोचक कथा है और जो ज्यादा पुरानी नहीं। दोस्तों ये कितनी रोचक बात है कि जो त्रिपाठी जी ने बताई कि एक बार यहाँ इतना बड़ा हवन हुआ और उस हवन के दौरान घी की जो है शॉर्टेज पड़ गई, कमी पड़ गई, तो भंडारे में घी की कमी की पूर्ति के लिए जो महाराज थे यहाँ के, उन्होंने इस सोन तलैया से आवाहन करा और इसके जल को घी की तरह इस्तेमाल किया। तो ये पानी भी घी की तरह काम किया और भंडारे की जो कमी थी उसको पूरा किया। ये अपने आप में कितनी अद्भुत घटना है। भारत भूमि ऐसी घटनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसी घटनाएं अगर कहीं हुई हैं इतिहास में तो वो भारत भूमि में हुई है। और भारत भूमि के बुंदेलखंड के इस भांडेर में तो एक ऐसी तपोस्थली है जहाँ के जितने किस्से बताए जाएं उतने कम है। यहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम रहे हैं, यहाँ कई ऋषियों की तपोस्थली रही है। ऐसे कई कुंड, ऐसे कई धाम यहाँ पे मौजूद हैं भांडेर में, जो अपने आप में रोचक और ऐतिहासिक है। आइए हम जानते हैं वकील साहब से कि ये जो सोन तलैया है, हाँ भैया, कौन इसको उपेक्षित तब तक क्यों किया गया और इसको तपोभूमि क्यों कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
ये तपोभूमि इसलिए है कि यहाँ पे तपस्थली का नाम दिया, और संत पीताम्बर दास जो यहाँ हुए हैं सबसे पहले, उन्होंने तपस्या की है और उस तपस्या की वजह से वो बहुत ऊंचे संत हो गए। एक चीज़। दूसरा यह है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पर्वत के ऊपर यदि पानी की व्यवस्था है, वहाँ यदि अपन कोई अनुष्ठान करें या अपन कोई धार्मिक चीज़ करें तो वो जल्दी सफल होती है। अगर कोई अनुष्ठान 11 दिन में और 21 दिन में पूरा होता है तो यहाँ पे 5 दिन ही पर्याप्त है। अच्छा, इसको उपेक्षित रखा गया, इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालिए। देखिए क्या है कि इसको उपेक्षित कई कारण है जिस वजह से ये उपेक्षित रहा। ये पहले यहाँ पंडित रामचरण मिश्रा हुए हैं, रामकंकर मिश्रा, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके कुछ समय के बाद उन्होंने यहाँ दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। दूसरा यह है कि इस मंदिर पे कहीं कोई आय का स्रोत नहीं है, इसलिए लोगों की निगाह यहाँ पे नहीं रही, उपेक्षित रखा इसको। यदि यहाँ पे 150 बीघा जमीन लगी होती तो यहाँ पे हर नेता किसी भी पार्टी का हो यहाँ पे सहयोग करता और यहाँ पे दौड़ के आता, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसलिए यहाँ पे ये अभी तक उपेक्षित रहा है। जैसा कि अभी आपके सामने वकील साहब ने तथ्य रखा कि इस सोन तलैया को उपेक्षित क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमारा ऐसा मानना है, ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं जिनका मैं जिक्र करूं, जैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव, वहाँ भी कोई विशेष स्थान अगर नहीं है तो केवल एक 12वां ज्योतिर्लिंग है अपना त्र्यंबकेश्वर, और एक ऐसा ही कुंड है लेकिन इससे थोड़ा बड़ा है। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसको पर्यटन के रूप में बहुत अच्छी तरह से विकसित किया, इस कदर विकसित किया कि आज वहाँ लाखों पर्यटक पहुँचते हैं और वहाँ के लोगों को, नगरवासियों को आय का साधन बनते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ का नेतृत्व और यहाँ का प्रशासन मिलकर आज अगर प्रयास करे तो शायद ऐसा संभव, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर पर्यटन नहीं विकसित हो सकता। यहाँ पर्यटन विकसित हो सकता है, और पर्यटन के रूप में अगर इसको विकसित एक बार कर दिया जाए तो इतना तय है कि ये धाम अपने आप में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, बहुत बड़ी तपोस्थली बन सकती है, बहुत बड़ा स्थान बन सकता है, जिसका फ़ायदा भांडे नगर के वासियों को होगा और साथ साथ उन नौजवानों को भी होगा जो यहाँ से जाकर, यहाँ से बाहर जाकर अपने लिए रोज़गार ढूंढते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और ये बहुत बड़ा सहयोग होगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए और सनातन धर्म के इस पवित्र स्थली के लिए, तपोस्थली के लिए, ऐतिहासिक स्थली के लिए। तो दोस्तों, आज हमने पूरी कोशिश की इस सोन तलैया, जिसका इतिहास से इतना गहरा ताल्लुक है, इसके बारे में एक एक ऐतिहासिक पन्ने को पलटने की, एक एक बात को बताने की। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया है तो आप हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार भी लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ साथ आपसे निवेदन है कि इस एपिसोड को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसे अभी तक उपेक्षित रखा गया है, गुप्त रखा गया है, उसका अधिक से अधिक लोगों को पता चले और शासन प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंचे और इसका जीर्णोद्धार हो, इसका कायाकल्प हो। अब अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए ऐतिहासिक स्थल पर। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।